देव, जो अभी सो रहा था, फोन बजते ही वो इरिटेट होकर नींद में ही बड़बड़ाया। अरे इतनी रात को किसने मुझे कॉल किया है? जिसने भी किया हो उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन अरमान का नंबर देखते ही उसकी आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और फोन उठाकर बोला, जी बॉस, बताइए। अरमान सीरियस लहजे में बोला, एक काम करो, जापान और स्पेन वाले क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मेरी पर्सनल मेल आईडी पे भेजो। मेरा पुराना लैपटॉप डैमेज हो गया है। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, देव पूरी तरह से हैरान होकर मन ही मन बड़बड़ाया। ये कैसे हो सकता है? लैपटॉप, और वो भी अरमान सर का, डैमेज हो गया? अरे लेकिन मैंने तो उस प्रोजेक्ट की एक्स्ट्रा कॉपी बनाई ही नहीं थी। मैंने तो सारा डेटा बॉस को दे दिया था। क्योंकि अरमान से आज तक कभी भी कोई गलती नहीं हुई थी और ना ही कभी ऐसे अरमान ने वापस से कभी भी किसी प्रोजेक्ट की डिटेल मांगी थी, इसीलिए देव ने उसकी कॉपी ली ही नहीं। अब अरमान की बातें सुनने के बाद देव को सांप सूंघ गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाया। देव को इस तरह से चुप देखकर अरमान गुस्से से बोला, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती, या तुम्हें अब कम सुनना शुरू हो गया है? मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट क्यों करनी पड़ रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे अपनी बातें रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा की तरह अरमान ने अपने कड़क और खड़ूस अंदाज में कहा तो देव डर गया और हड़बड़ाते हुए बोला, वो मैं अब जैसे ही देव ने मैं करना शुरू किया, अब तो अरमान का पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो तो पहले ही आस्था की मैं से परेशान था। अब देव को भी हकलाते हुए देखकर उसने गुस्से में कहा, देव, क्या मैं में लगा रखा है? बिहेव। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहाँ गया तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म? हाँ? अरमान देव को कड़वे शब्दों में डांटने लगा था। देव जल्दी से अपना गला ठीक करते हुए बोला, बॉस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट फाइल की कोई भी कॉपी मेरे पास नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी सारी फाइल सेंड कर दी थी और मैंने उसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाई। सिर्फ कुछ हैंड रिटन फाइल्स ही पड़ी हैं। मैं वो सब आपके लैपटॉप में भेज चुका था। अरमान ने जैसे ही ये सुना, फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और अचानक से उसने अपना फोन अपने कान से हटाकर जोरों से जमीन पर पटक कर दे मारा। अरमान को जब भी गुस्सा आता था, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा वो अपने फोन पर उतारता था। इसीलिए स्टॉक में उसके पास बहुत सारे फोन पहले से ही अवेलेबल रहते थे। ये फोन जो अभी अभी टूटा था, वो 508 नंबर फोन था। फोन टूटने पर देव, जो कि फोन पर बात कर रहा था, वो सिर्फ हेलो हेलो बोलता रह गया था। और जब कुछ देर तक अरमान की आवाज नहीं आई तो उसका गला सूखने लगा और उसने खुद में कहा, मतलब सर ने जरूर फोन फिर से तोड़ दिया है। इधर अरमान का सिर गुस्से से फटने को तैयार था। वो तेजी से अपने कमरे में जाने लगा, क्योंकि ये सब कुछ आस्था की वजह से हुआ था। ना वो उससे टकराती, ना उसका लैपटॉप खराब होता और ना इस तरह से उसकी मीटिंग बर्बाद होती। तो ये सब सोचते हुए जल्दी ही वो आस्था के पास जाने लगा। वहीं आस्था, जो चोरी छिपे किचन में पहुंच गई थी, वहां जाकर उसने फ्रिज में बर्फ चेक किया और मायूस होकर बोली, अरे यहाँ तो बर्फ ही नहीं है। फिर आस्था ने जल्दी से पूरे फ्रिज में से छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े इकट्ठा किए और अपने दुपट्टे में लपेट लिया। वहीं अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया और उसने बेड पर आस्था को नहीं देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो नफरत से बोला, ये लड़की कहाँ गायब है? इतनी रात को कमरे में नहीं होने का एक ही मतलब हो सकता है कि जरूर वीर ने आस्था को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। इस तरह से अचानक प्रियंका का शादी से भागना और फिर आस्था का शादी के लिए हाँ कह देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वैसे तो दादाजी ने कई बार उसे सारा सच बताया था और अब तक जो कुछ भी हुआ वो प्रियंका ने भी उसे बता दिया था, लेकिन अभी भी आस्था को लेकर उसका शक खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था का मासूम चेहरा घूम रहा था
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।